टेरेस पर पहुंचा तो देखा कि वहाँ तारा नहीं मौली है। वह अब वापस जाने को मुड़ा कि मौली बोली, कहाँ जा रहे हो? देव, तारा से मिलने। मौली, क्यों? देव, उसे मुझसे कुछ बात करनी थी। मौली, क्या बात करनी थी? देव नाराज से बोला, क्यों बताऊं? हमारी आपस की बात है। मौली अब उदास हो बोली, तुम मुझे नहीं बताओगे, अपनी मौली को? देव, अच्छा, अपनी मौली? जब उस ऋषभ के बच्चे के साथ मिलकर मुझे गेम से आउट करवाया तब कुछ याद नहीं था कि इस अपनी मौली का मैं अपना देव हूँ? मौली, वो दोस्त है मेरा। देव, तारा भी दोस्त है मेरी। मौली अब आगे बढ़कर आई और देव के सामने खड़ी हो गई। ये अपनी गलती ना मुझ पर मत थोपो, मैंने कहा था तुम्हें कि तुम मुझे देखो। देव हैरान सा मौली को देखने लगा। झूठी, तुमने मेरा ध्यान भटकाया था। मौली अब बात से अनजान बनते हुए बोली, मैंने क्या किया? देव, तुम ऐसे प्यारा मासूम सा चेहरा बनाकर मुझे देख रही थी तो मैं क्या करता? कहते हुए वह चुप हो गया। मौली, अच्छा ये बात है, लेकिन मैं तो हमेशा ही मासूम दिखती हूँ। जाकर अपनी आंखों का इलाज करवाओ, मैं तो ऐसी ही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया था। देव, वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मौली, मैं सच कह रही हूँ लेकिन तुम सुनना नहीं चाहते। इसका मतलब तो यही हुआ कि मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती अब। देव, तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो? ठीक है, मेरी गलती थी ना, तो मैं जा रहा हूँ। कहते हुए वो 2 कदम आगे बढ़ा कि पीछे से मौली ने पुकारा, देव। देव ने पीछे मुड़कर देखा, क्या है? अब क्यों? देव अब शांत हो गया। मौली बड़ी मासूमियत से मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। देव एक पल को उसे देखता रहा, फिर बोला, हाँ, बिल्कुल यही तरीका था तुम्हारा उस वक्त देखने का, और मेरा ध्यान उधर ही रह गया। मौली मुस्कुराते हुए बोली, तो अभी भी तुम नाराज हो मुझसे? ठीक है, फिर जाओ। देव अब वापस जाने को हुआ, लेकिन उसके कदम अब आगे ही नहीं बढ़े। वह वापस मुड़ा, तुम भी ना बहुत चालाक होती जा रही हो, मेरे साथ ही माइंड गेम खेल रही हो। देव हंसते हुए आगे बढ़ा और मौली को गले से लगा लिया। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें ऐसे मासूम चेहरे के साथ नज़रअंदाज नहीं कर सकता, इसलिए तुमने इस बात का फ़ायदा उठाया। मौली, क्या फ़ायदा? तुम तो उल्टा मुझसे नाराज़ हो रहे हो। देव, कब? किसने कहा? मौली, अच्छा, अभी तो थे। देव, अरे मैं नाटक कर रहा था, तुम्हारा वही मासूम सा चेहरा मुझे दोबारा देखना था। सीधे सीधे कहता तो नखरे दिखाती, इसलिए मैंने नाराज होने का नाटक किया कि मुझे मनाने के लिए तुम खुद ऐसा करोगी, और देखो तुमने वही किया। मौली मुस्कुरा दी, लगता है पुराना देव वापस लौट कर आ रहा है। देव अब चुप हो गया। मौली ने उसकी ओर देखा, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा? देव उदास सा बोला, पुराना देव तो कबीर के साथ ही चला गया। मौली अब उदास हो गई, काश ऐसा ना हुआ होता। कुछ देर खामोश रहने के बाद देव बोला, मैं भी तारा से मिलकर आया, उससे मुझे कुछ बात करनी थी। मौली मुस्कुराते हुए बोली, तारा को तुमसे कोई बात नहीं करनी है। देव, तुम्हें कैसे पता? मौली, दरअसल तारा से मैंने ही फ़ोन करवा कर तुम्हें यहाँ बुलवाया था। देव, ओह, तो ये तुम दोनों की शरारत थी। मौली, हाँ, और तुम्हें पता है मैंने भी ऋषभ को फ़ोन करके बुलाया तारा के पास कमरे में, क्योंकि वो भी नाराज़ है ना तारा से। देव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट तैर गई, तो ये बात है। मौली, दोनों के बीच सब जल्द ठीक हो जाए। उधर ऋषभ तारा के कमरे के लिए चला कि उसकी नज़र रोहन के कमरे की तरफ पड़ी, जिसकी लाइट ऑन थी। ऋषभ उस ओर बढ़ा। उसने जब कमरे का दरवाज़ा खोला तो रोहन हड़बड़ाकर बिस्तर से उठ बैठा। उसने बिस्तर के नीचे कुछ छिपाया। ऋषभ, क्या हुआ? कुछ छुपा रहे हो? रोहन, कुछ नहीं भाई, बस यूं ही। ऋषभ ने अब आगे बढ़कर बिस्तर के नीचे देखा तो वहाँ कुछ फोटोज थे। ऋषभ उन्हें निकाल देखते हुए रोहन के बगल में बैठ गया। ये किसकी तस्वीरें हैं? ये बच्चे कौन हैं? रोहन उदास सा बोला, मेरी और भाई की। ऋषभ, कबीर की याद आ रही है। रोहन ने हाँ में सिर हिलाया। ऋषभ उसे यूं देख बोला, क्या सोच रहे हो? रोहन, पता है भाई, हम दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार था। कबीर भाई बिन कही मेरी सारी बातें समझ जाते थे, पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन जैसे एक बेटे को कुछ भी चाहिए होता है तो पापा नहीं माँ से कहता है, वैसे ही मैं कभी भाई से कुछ नहीं कहता था, या तो मैं माँ से या फिर देव भाई से कह देता था। आपको पता है, इस चक्कर में उनकी और देव भाई की थोड़ी बहस भी हो गई थी। ऋषभ मुस्कुराते हुए रोहन को देख रहा था। रोहन, हम सभी ने जीना छोड़ दिया था, बस जिंदगी काट रहे थे। पता नहीं कैसे भगवान को हम पर दया आ गई और आपको भेज दिया। और आप तो मेरे शरारती वाले भाई हो।
कहते हुए रोहन हंसने लगा। ऋषभ, रहने दे यार, तेरी भाभी तो इन्हीं शरारत पर आज मुझे डांट खिला चुकी है। रोहन, आपको तो जिंदगी भर डांट खानी होगी। ऋषभ को अब मौली की याद आई। ले, तेरे चक्कर में तो मैं भूल ही गया कि मौली ने मुझे बुलाया था। चल सो जा। रोहन, जी भाई। ऋषभ अब उठकर बाहर जाने को हुआ कि रुका। रोहन, तू ठीक है ना? रोहन मुस्कुराते हुए बोला, हाँ भाई, आप जाओ। ऋषभ तारा के कमरे में आया तो देखा कि वहाँ कोई नहीं था। कहाँ गई ये लड़की? तारा भी नहीं है, लगता है टेरेस पर होंगे, वहीं चलता हूँ। ऋषभ वापस जाने को हुआ तो सामने दरवाजे पर तारा खड़ी थी। तुम इस वक्त हमारे कमरे में क्या कर रहे हो? ऋषभ, मौली से मिलने आया था। तारा, लेकिन वो तो यहाँ नहीं है। ऋषभ, जानता हूँ, मुझे भी दिखाई दे रहा है, इसीलिए जा रहा हूँ। ऋषभ आगे बढ़ा कि तारा ने ऋषभ के जाने का रास्ता रोक लिया और मुस्कुराते हुए बोली, मौली नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तो हूँ, मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ ना, थोड़ी देर मेरे साथ बैठकर बात कर लो, मेरा मन भी लग जाएगा। ऋषभ नाराज से तारा को देखने लगा। मैं तो पागल हूँ ना, और यह क्या बात हुई कि मन बहल जाएगा? मैं कोई खिलौना थोड़ी ही हूँ जो तुम्हारा मन बहलाता फिरूं। तारा, लेकिन तुम मेरे दोस्त हो ना। ऋषभ चुप हो गया। तारा, बोलो ना। ऋषभ, मुझे अपनी इन मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश मत करो, मैं नहीं आऊँगा तुम्हारी बातों में, हटो सामने से, मुझे नींद आ रही है। तारा, नहीं हटूंगी। ऋषभ, गुस्सा नहीं दिलाओ, रात बहुत हो गई है, तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। तारा, बस कुछ देर मेरी बात सुन लो, फिर तंग नहीं करूँगी। ऋषभ, अच्छा ठीक है, जल्दी बोलो, क्या बात है? तारा, पहले आराम से बैठ तो जाओ। ऋषभ, तुम कौन होती हो मुझे ऑर्डर देने वाली? नहीं बैठूंगा, जो कहना है कह दो। तारा, अच्छा ठीक है, खड़े रहो। ऋषभ अब जाकर सोफे पर बैठ गया। तारा चौंक कर बोली, अब क्यों बैठे? ऋषभ, मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूं। तारा मुस्कुरा दी, तुम भी कभी कभी पागलों वाली हरकतें कर देते हो। तारा ऋषभ के सामने टेबल पर बैठ गई और अपने कान पकड़कर बोली, आई एम सॉरी रावण रॉय। ऋषभ, अच्छा ये तरीका बढ़िया है, माफ़ी भी मांग रही हो और रावण भी कह रही हो, मुझे नहीं करनी कोई बात तुमसे। तारा हंस पड़ी, तुम्हें तो बहुत गुस्सा आता है। ऋषभ खड़ा हो गया, यही बात करने के लिए बैठाया था मुझे, मैं जा रहा हूँ, और वैसे भी तुम्हें तो मेरे हंसने से परेशानी है, अब तुम्हें ऐसा ही तो ऋषभ चाहिए था ना जो अभी हूँ। तारा खड़ी हो गई, तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हो। ऋषभ, हाँ गलत मतलब निकाल रहा हूँ, अभी मेरा दिमाग खराब है, मुझसे बात नहीं करो, वरना कुछ कह दूंगा तो गुस्से में सीधे माँ के पास जाओगी और उनसे शिकायत कर दोगी। तारा, अच्छा ठीक है, तुम्हें मुझसे जो कहना है कह दो, मैं माँ को शिकायत नहीं करूँगी, आखिर दोस्त हो ना तुम मेरे। ऋषभ, दोस्त हूँ? मुझे हर वक्त तो डांटती रहती हो, मेरे हंसने से परेशानी है तुम्हें, मेरी शरारतों से परेशानी है, कैसी दोस्त हो यार तुम? तारा, तुम नहीं मानोगे? ऋषभ, नहीं मानूंगा। तारा, पक्का? ऋषभ, हाँ पक्का। तारा, तो ठीक है, मैं अभी माँ को बताने जा रही हूँ कि तुम आज कहाँ थे, फिर वह तुम्हें खूब डांट पिलाएंगी, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। ऋषभ हैरान सा तारा को देखने लगा, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? तारा, लगता तो ऐसे ही है। ऋषभ, तुम पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था, मेरी गलती थी। तारा, अभी तो कर लिया ना, तो बताओ क्या चाहते हो? ऋषभ, बहुत गलत कर रही हो तुम। तारा, चुपचाप सोफे पर बैठ जाओ। ऋषभ अब गुस्से में वापस बैठ गया। तारा मुस्कुराते हुए उसके सामने आ बैठी, तुम थकते नहीं नाटक करते करते, मैं जानती हूँ कि तुम खुश नहीं हो आज। ऋषभ, तुम बार बार उसी बात पर क्यों आ जाती हो? तारा, क्यों नहीं आऊँ, खुद तो इतना नॉर्मल होने की एक्टिंग कर रहे हो। ऋषभ, मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रहा। तारा, अच्छा ऐसा कौन सा बेटा है इस दुनिया में जो अपनी माँ की बरसी के दिन खुशियाँ। ऋषभ ने उसकी बात बीच में काट दी, तुम बस मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही हो, मैंने कहा ना कि मैं इस मामले में कोई बात नहीं करना चाहता, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तुम्हें जिसे जो बताना है बता दो, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऋषभ गुस्से में उठा कि तारा ने उसका हाथ पकड़ रोक लिया, अभी कहाँ चले, पहले तुम यह बताओ कि तुम अपने बाकी दोस्तों के लिए कुछ और हो और मेरे लिए कुछ और, ऐसा क्यों? ऋषभ, क्या मतलब? तारा, मंजीत ने गुस्से में तुम्हारे लिए कितना गलत बोला, लेकिन तुमने उसे एक शब्द तक नहीं कहा, और यहाँ मेरी छोटी सी बात पर इतना तमाशा बना रहे हो। ऋषभ हैरान सा तारा को देखने लगा, तुम्हें कैसे पता कि मैंने उसकी बात सुन ली थी? तारा, क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि बस तुम एक समझदार हो इस घर में? सब जानती हूँ मैं। ऋषभ, वो हमारे आपस का मामला है। तारा, फिर भी ये भेदभाव ही तो हुआ ना, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? ऋषभ नाराज सा बैठ गया।
तारा, अच्छा अब नहीं डांटूंगी और ना ही कभी हंसने या शैतानी को मना करूंगी, पक्का वाला वादा। अब तो मुस्कुरा दो। ऋषभ, मेरा मन नहीं है हंसने का। तारा, प्लीज थोड़ा सा। ऋषभ, बिल्कुल नहीं। तारा कुछ देर तक ऋषभ को देखती रही, फिर रोने लगी। ऋषभ हैरान सा उसे देखता रह गया। अरे तुम क्यों रो रही हो? तारा, तो क्या करूं, तुम बहुत रूड हो, शायद इसीलिए तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ऋषभ, तुमसे मतलब? नहीं है, क्योंकि मैंने नहीं बनाई, लेकिन फिर भी देखो कितनी बड़ी मुसीबत पल्ले पड़ रही है। तारा अब बच्चों की तरह रोते हुए अपने बिस्तर पर लेट गई और बड़बड़ाने लगी। एक मैं ही पागल हूँ जो इतना सोचती हूँ श्रावण के बारे में, और एक ये है जो मेरी फिक्र नहीं करता। क्या ऐसे होते हैं दोस्त? डिनर भी नहीं किया था मैंने, गुस्से में बीच में ही छोड़ कर आई थी, लेकिन मैंने तो इस बात पर किसी पर गुस्सा नहीं किया। यहाँ किसी को क्या लेना देना है इस बात से कि उसकी दोस्त भूखी है? कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ऋषभ कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर तारा की बच्चों जैसी हरकत पर मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर तक तारा को जब ऋषभ की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो उसने आंखें खोलकर देखा कि ऋषभ वहां था ही नहीं। वह अब उठकर बिस्तर पर बैठ गई। कितना गंदा है ये लड़का, यूं ही चला गया। शर्म नाम की चीज नहीं है इस लड़के में। कितना प्यार से मना रही थी उसे, लेकिन अकड़ देखो लड़के की। चला गया ऐसे ही, और मैं भूख से मरी जा रही हूँ। तारा अब पेट पकड़कर बैठ गई और सुबकने लगी। मेरी ही गलती थी जो खाना नहीं खाया। तभी तारा की नज़र कमरे में आते ऋषभ पर पड़ी। उसके हाथ में खाने की प्लेट भी थी। ऋषभ को आते देख तारा वापस से लेट गई। ऋषभ उसके पास आ बैठा। अच्छा चलो खाना खा लो। तारा, नहीं खाना मुझे, जाओ यहाँ से। मैं कितना प्यार से मना रही थी कि मेरा दोस्त है, लेकिन तुमने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया। ऋषभ, चलो उठो। तारा, मैंने कहा ना नहीं खाना, तुम जाओ अपने दोस्तों के पास, रावण कहेंगे। ऋषभ, ठीक है, फिर मैं ही खा लेता हूँ। किसी को नहीं खाना है तो ना खाए। कुछ पलों बाद ऋषभ की आवाज तारा के कानों में पड़ी। सच्ची यार तारा, बहुत टेस्टी है। तारा को बहुत जोर से भूख लग रही थी। उसने कुछ देर कंट्रोल किया, फिर जल्दी से उठी और ऋषभ के हाथ से प्लेट ले ली। शर्म नहीं आती? यहाँ मैं भूखी लेटी हूँ और तुम खाए जा रहे हो। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? तारा ने प्लेट को देख हैरानी से ऋषभ की ओर देखा। तुमने तो कुछ भी नहीं खाया। ऋषभ ने देखा कि तारा छोटे बच्चों की तरह सुबक रही थी। चेहरा लाल हो गया था रोने से, और मासूमियत अब भी बरकरार थी। ऋषभ उसे ऐसे देख हंस पड़ा। तुम बिल्कुल छोटी बच्ची जैसे लग रही हो, प्यारी सी, मासूम सी। वैसे जब मेरी दोस्त भूखी है तो फिर मैं कैसे खा सकता हूँ? मैं मजाक कर रहा था। तारा हंस पड़ी। सॉरी, पर भूख बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। वह अब खाना खाने लगी। ऋषभ, खा लो, लेकिन अपना वजन थोड़ा कम करो, बहुत भारी हो गई हो तुम। तारा, तुमसे किसने कहा कि मैं भारी हो गई हूँ? कुछ भी बोलते हो। ऋषभ, इसमें कहने वाली बात क्या है? भूल गई म्यूजिकल चेयर वाले गेम में तुम। तारा, चुप करो। ऋषभ, सच कह रहा हूँ, बस वहीं पता चल गया था कि तुम में कितना वजन है। मेरे पैर तो अभी तक दर्द कर रहे हैं। ऋषभ अब हंसने लगा कि देव मौली वहाँ आए। देव, लगता है दोनों की दोस्ती फिर से हो गई। मौली, लग तो यही रहा है। तभी ऋषभ के कमरे से जोर की आवाज आई। ऋषभ, ये कैसी आवाज थी? चारों अब जल्दी से ऋषभ के कमरे की ओर भागे।